कैश, बोर्ड्स में आया हुआ है क्वेश्चन, डिफाइन कैश, तो तोड़ जाते हैं अगर कर नहीं रखा होता तो डिफाइन क्या कर लोगे, ठीक है ना। तो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो कैश कुछ नहीं, इसको इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं। कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, सिंपल। तो डेफिनेशंस पता होनी जरूरी है। कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स आपका बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्लूड योर टर्म डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक बैलेंस, सिंपल। very important term, cash equivalents. Cash equivalents are short term highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash. मतलब आपको पता है कि उसको बेच के पता नहीं कितने आएंगे, तो फिर वो कैश इक्विवेलेंट नहीं। known amount of cash which are subject to an insignificant risk of change in value. An investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity of say 3 months or less from the date of acquisition. आपने कोई चीज खरीदी है जो बेचने के लिए है within a short period of time, so it will be considered as a cash equivalent. Obviously we are not talking about stock and trade here, ठीक है ना, वो तो एक अलग चीज हो गई. We are talking about investments which can be sold within a short period of time. Current investments unless specified otherwise, कि मतलब current investments will be sold after 6 months, तो फिर वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है. तो मतलब ये स्पेसिफिकेशन हो गई ना. तो कह रहे अगर कुछ मेंशन नहीं है तब they will be taken as marketable securities and included in cash and cash equivalents. Marketable securities are included in cash and cash equivalents. कह रहे लेकिन अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है तो, कह रहा अगर करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा तो करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक ही बात होगी. ओके, एग्जांपल्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स आर करंट इन्वेस्टमेंट्स, treasury bills, commercial papers, preference shares if these are redeemable within 3 months from the date of purchase, and these have insignificant risk of change in value. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है? कैश हो गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. फिर आता है आपका चेक्स इन हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन द बैंक्स. तो ये सब क्या हो गया आपके कैश इक्विवेलेंट्स. ये क्या हो गया आपके कैश इक्विवेलेंट्स. तो इनका टोटल क्या हो गया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो मीनिंग ऑफ कैश एंड मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स क्लियर? कैश फ्लोज, मूवमेंट ऑफ कैश, मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे. कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. खत्म. इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसको बोलते हैं कैश फ्लोज. ध्यान देखना, बड़ी मजेदार पॉइंट है. कैश फ्लोज एक्सक्लूड movement between items that constitute cash and cash equivalents. Between items, movement between items मतलब cash deposited in the bank. तो आपका कैश बैलेंस 10,000 से कम हुआ, आपका बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ गया, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज आया? तो नो फ्लो. कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश बैलेंस बढ़ गया, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज आया? नो, नो फ्लो. बात समझ आई? ऐसे ही सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपने 10,000 की मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही 10,000 में बेच दी, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज गई, पैसा आया, इनफ्लो आउटफ्लो नो फ्लो. सेल ऑफ मार्केटेबल, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक. क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक 10,000, इनफ्लो आउटफ्लो नो फ्लो. बोर्ड में आता है ऐसा क्वेश्चन. कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, इनफ्लो नो फ्लो, नो फ्लो. कैश जा रहा है बिजनेस से, डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सो मेजॉरिटी सेज नो फ्लो. पैसा बिजनेस से गया, तो एक ऑप्शन था इनफ्लो, वो कर लिया आपने चूज.
एक ऑप्शन था आउटफ्लो, वो आपने चूज कर लिया, आप तीनों ने कहा नो फ्लो। आप चौथा ऑप्शन चाहते हैं? कैश डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक से कहाँ जा रहा है? हाँ भैया, उसके बाद क्या हुआ पैसों की तो बताओ। डिपॉजिट तो हो गए। बैंक के बना रहे हैं या अपनी बना रहे हैं? हमारे बैंक, हाँ। अलग बंदा से होते हुआ आ रहा है कहीं और से, मतलब कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ। आप कैश डिपॉजिट इन द बैंक का मतलब होता है, जर्नल एंट्री की बात करें, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपका कैश बैलेंस कम हो गया, नालायकों, इट इज नो फ्लो। सर वही तो बोला हमने, पीछे वाले नालायक। नो फ्लो, नो फ्लो क्यों? नो फ्लो इसलिए क्योंकि अभी बताया क्या, ये देखो पढ़ो तेज आवाज में, आर्यन आप पढ़ो बेटा, ये कैश फ्लो। कह रही तो कैश मैनेजमेंट है कि आपके पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, आपने बैंक में डाल दिया, आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, आपने बैंक से निकाल दिया। अभी कोई ट्रांजैक्शन हुई थोड़ी ना हुई है, मतलब बाहर वालों से कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना हो रही है ये, तो ये ना तो ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है। तो कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, नो फ्लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, कुछ मेंशन नहीं है तो फॉर ऑफिस यूज ही होता है, नो फ्लो। ये तो आसान वाले थे, ये तो डायरेक्ट थे। मेरा क्वेश्चन है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेची तो पैसा आएगा मेरे पास, क्या करूंगा मैं उन पैसों का? इनफ्लो, आउटफ्लो कि नो फ्लो? नो फ्लो। क्यों? एक सेकंड, पहले आप आंसर दो, बीच में हंसना नहीं है बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो, अच्छा थोड़ी ना लगेगा वापस भेजते हुए, ठीक है ना? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्या? सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट पार, पार मतलब कुछ नहीं, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्यों? बिकॉज मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना? तो मार्केट, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 की बेच दी, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी तो 10,000 से कम हो गई, और आपके पास कैश बढ़ गया 10,000 से, तो नो फ्लो है, क्योंकि एक कैश इक्विवेलेंट गया और दूसरा कैश इक्विवेलेंट आया, तो ये आ गया ना यहाँ पे, बिटवीन, मूवमेंट बिटवीन द कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, मूवमेंट बिटवीन आइटम्स है ये, क्या है ये? मूवमेंट बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यार they neither result in inflow nor outflow। अब इसके एक्सेप्शन बताओ, ध्यान से देख। तो ये तो बता दिया मैंने आपको, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश डिपॉजिट इन द बैंक, सेल एंड परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ध्यान से देखना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्शन। किस चीज के एक्सेप्शन? एक्सक्यूज मी, सॉरी, कि कैश फ्लोज एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन द आइटम्स, तो एक्सेप्शंस आ गए यहाँ पे, कैसे, कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, मूवमेंट बिटवीन आइटम्स हैं, which will result in either inflow or outflow। Cash deposited in the bank, no flow. Cash withdrawn from the bank for office use, no flow. Sale of marketable securities, no flow. But कुछ exceptions हैं, जैसे कि sale of marketable securities, sale of marketable securities at a profit, at a profit, sale of marketable securities at a profit, मतलब book value 10,000, सेल वैल्यू 11,000, आपकी बुक वैल्यू थी 10,000, अब आपने बेचा, प्रॉफिट हो गया, तो मना थोड़ी ना कर दोगे लेने से। तो क्या हुआ
कैश इक्विवेलेंट्स, जब आपने बेचा तो कैश इक्विवेलेंट्स कम हुए, कितने से कम हुए? 10,000। कैश आया, कितना आया? 11,000। तो ये कम हो गया, ये बढ़ गया, तो नेट इंक्रीज हुआ, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना? 1,000। कोई डाउट? क्लियर? समझ आई बात? पक्का? तो क्या हुआ? ये इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ या नो फ्लो हुआ? इनफ्लो। जब नेट इंक्रीज है तो फिर नो चेंज तो है ही नहीं ना, ये क्या हो गया? इनफ्लो। अब ऐसे ही अगर लॉस पे होता तो आउटफ्लो होता। तो फिर सर इन्होंने तो बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि सेल और परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ एट पार। एट पार, एट पार मतलब होता है बुक वैल्यू इक्वल टू सेल वैल्यू। तो कुछ मेंशन नहीं है तो सेल एट पार ही हो रही है। प्रॉफिट पे होगी मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो कैश इक्विवेलेंट वो फिर इनफ्लो होगा, लॉस होगा तो आउटफ्लो होगा। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीनिंग ऑफ कैश क्लियर, मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स क्लियर, कैश फ्लोज का मीनिंग क्लियर, ठीक है। और ये कि कौन से मूवमेंट्स हैं जो कैश फ्लो का पार्ट नहीं होंगे? मूवमेंट बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक एंड सेल और परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बट सेल कौन सा? सिर्फ और सिर्फ एट पार, क्योंकि एट प्रॉफिट है तो वो इनफ्लो होगा। लिख दूं? अगर यही सेम चीज एट लॉस होती तो क्या होता? आउटफ्लो, क्योंकि आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती कम 10,000 से और पैसे आते 8 या 9,000, तो नेट डिक्रीज हो रहा होता। ओके, ये मतलब इसी का ही पार्ट है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का मीनिंग क्या है, जनरल आइडिया ले लेते हैं क्योंकि आगे हमें डिटेल में यही करना है। चलो सुन लो, 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका कोर बिजनेस, मेन बिजनेस, मेन बिजनेस से जो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगी आपकी? प्रिंसिपल, मेन, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। तो अगर मेरा कोचिंग सेंटर है तो पढ़ा के जो पैसा आ रहा है दैट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर। अब जो आपने इतने दिन छुट्टी मारी, बीच में मैंने कहीं पे जाके कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दी, शेयर ट्रेडिंग शुरू कर दी, खाली बैठा हुआ हूँ, तो अगर शेयर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, उससे अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा? नो, नहीं हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। तो लोगों का रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, सर उससे भी तो रेवेन्यू जनरेट हुआ। प्रिंसिपल, तभी तो उन्होंने वर्ड यूज करा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मेन। आपका मेन बिजनेस क्या है? बच्चों को पढ़ाना। Principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing or financing। कह रहा है एक तो आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज, दूसरा जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो भी ऑपरेटिंग है, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस। कह रहे देखो 3 कैटेगरीज हैं, जो एक तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका मेन बिजनेस है, एक जो साफ साफ दिख रहा है कि इन्वेस्टिंग है, एक जो साफ साफ दिख रहा है कि फाइनेंसिंग है। अब नहीं समझ आ रहा, लेकिन नहीं तो ना तो ये फाइनेंसिंग है ना इन्वेस्टिंग है, उसको भी फिर हम कहाँ पे दिखाएंगे इवेंचुअली? ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग में कौन सी एक्टिविटीज आ रही हैं? एक तो आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज और दोज एक्टिविटीज विच आर नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग। क्या है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू योर फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। उनका दोनों, बाइंग एंड सेलिंग, उनसे रिलेटेड कुछ भी, आपके नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है। तो मैंने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स खरीदो, वो मेरे कोई डे टू डे एक्टिविटी नहीं।
बट सर बिजनेस से रिलेटेड तो है। कह रहे हाँ, तो मैंने कहा बोला कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जरूरी है कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड ना हो, तो इट इंक्लूड्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दे इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दी एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। एक्विजिशन मतलब परचेज, डिस्पोजल मतलब सेल, किसका? लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश इक्विवेलेंट्स में आपकी सिर्फ कौन सी आ चुकी हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स। कह रहे उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे। आप परचेज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो आपका पैसा जा रहा है, पैसों की मूवमेंट देखना है। सर इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन आउटफ्लो। आपने इन्वेस्टमेंट्स बेची, तो पैसा आपके पास आ रहा है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनफ्लो। किसका फ्लो देख रहे हैं हम? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, वो पैसे आ रहे हैं तो इनफ्लो माना जाएगा, पैसे जा रहे हैं तो आउटफ्लो माना जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द चेंज in the size and composition of owner's capital. Owner's capital including preferential capital in the case of company, and borrowings. Those transactions which bring about a change in equity or borrowings, debt. ठीक है ना, इक्विटी और डेट। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस, पैसा रेज करना, पैसा रेज करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो उन्होंने कौन सी कौन से कवर करी? बोरोइंग्स भी, बोरोइंग्स भी। डेट वुड नॉट बी द राइट वर्ड हियर, डेट को हम रेशियोज के लिए छोड़ देते हैं। व्हाई डिड आई से दैट? बिकॉज इट कवर्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एज वेल। डेट में तो सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट आता है ना, तो कह रहे हैं सब कुछ पैसा रेज करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जिसमें इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा। ठीक है ना, मतलब इक्विटी एक हेड है, इक्विटी इज नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी एक हेड है। तो इक्विटी इंक्लूड्स शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। और बोरोइंग्स, बोरोइंग्स में डिबेंचर्स भी आएंगे, आपके बैंक लोन्स भी आएंगे, लॉन्ग टर्म भी आएंगे, शॉर्ट टर्म भी आएंगे। बी केयरफुल। पैसा रेज करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, borrowing loans, repayment of loans, issuing shares, buyback of shares, redemption of debentures, interest payments। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जल्दी से समराइज करूंगा मैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, और दोज एक्टिविटीज विच आर नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग। Investing activities, activities relating to investments in long-term assets, which are fixed assets, non-current assets, and other investments. Other investments, investments other than those included in cash equivalents. Financing activities, activities which bring about a change in the equity, that is the share capital, equity share capital and preference share capital, owner's capital जैसे बोलते हैं, and borrowings. Borrowings include both long-term and short-term borrowings. तो ये था एक overview of different terms which will be used in cash flow statement. I repeat, understanding जितनी clear होगी, आपके लिए चैप्टर करना उतना easy रहेगा।